हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन डिटेल में स्टडी किया है, जिसके अंदर दो मेथड्स हमने फॉलो किए थे। पहला मेथड बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा जो है बाय यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड। और पूरी डिटेल्स हमने एग्जांपल के साथ में आपको जो है सॉल्व करके एक्सप्लेन किया है। आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस ऑफ टाइट्रेशंस के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन का जो है क्या एप्लीकेशन होता है और किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशन के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है। और ये हमारा चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है। तो इसमें देखिए कि इन रेडॉक्स सिस्टम्स द टाइट्रेशन मेथड कैन बी एडॉप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट यूजिंग अ रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर। तो यहाँ पर हम जो है बहुत सारे जो इंडिकेटर्स जो है यूज़ करेंगे। तो इंडिकेटर जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल इंडिकेटर और एक होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर को हम सिंपली सेल्फ इंडिकेटर भी कहेंगे, जो वन ऑफ द रिएक्टेंट्स हो सकता है, इंटेंस कलर का होता है, डीप कलर का होता है, तो वो खुद जो है इंडिकेटर के तौर पर जो है यूज़ होता है। और एक्सटर्नल इंडिकेटर में हम जो है कोई दूसरा सब्सटेंस जो है मिलाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन का एंड पॉइंट जो हमको डिटेक्ट होकर मिलता है और हम आसानी से समझ जाते हैं कि रिएक्शन यहाँ पर जो कंप्लीट हो गई है, तो हम एडिशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज़ को जो है रोक देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ये इंडिकेटर टाइट्रेशंस के अंदर जो है या सिंपली जो टाइट्रेशन रिएक्शंस होती है, इसमें से बहुत सारी रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स टाइप की रिएक्शंस होती है। तो वो रेडॉक्स रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेडॉक्स से सेंसिटिव इंडिकेटर यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए से हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम ऑक्सीडेंट्स और रिडक्टेंट्स कहेंगे, उसकी स्ट्रेंथ जो है पता चलेगी। तो चलिए सबसे पहली रिएक्शन हम यहाँ पर लेंगे, जिसमें हम परमैंगनेट आयन यूज़ कर रहे हैं, MnO4 माइनस, दिस इज़ कॉल्ड एज परमैंगनेट आयन। तो ये परमैंगनेट आयन जो है ये इंटेंस कलर का होता है और इसको हम जो है दो अलग अलग रिएक्शंस में यूज़ करेंगे। एक रिएक्शन होगी परमैंगनेट आयन की Fe2+ आयन के साथ और एक रिएक्शन होगी परमैंगनेट आयन की डाइक्रोमेट आयन के साथ में, दैट इज़ Cr2O72- आयन। अब यहाँ पर आप जो है एक बात ध्यान रखिए कि रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर इसका जो है क्या एप्लीकेशन होगा। और ध्यान रखिए कि इस रिएक्शन के अंदर हम जो परमैंगनेट आयन जो यूज़ कर रहे हैं, सिंपली ये पोटेशियम परमैंगनेट के फॉर्म में, जो सिंपली पिंक कलर का होता है, पिंक कलर, या सिंपली आप जो इसको पर्पल कलर भी कह सकते हो, वाट एवर, सिंपली हम इसको जो है पिंक कलर समझते हैं। तो ये परमैंगनेट आयन जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट के फॉर्म में हम इसके अंदर यूज़ करेंगे इस रिएक्शन के अंदर। तो पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर जो है आपको सेल्फ इंडिकेटर के तौर पर मिलेगा। ये वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज़ है जो कि सेल्फ इंडिकेटर है। इसका जो डीप कलर होता है, जो इंटेंस कलर होता है, ये एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करने में जो है ये आपको जो है यूज़फुल होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि द रिएजेंट इटसेल्फ इज़ इंटेंसिवली कलर्ड। तो यहाँ पे हम जो परमैंगनेट आयन जो यूज़ कर रहे हैं, हियर परमैंगनेट आयन एक्ट्स एज द सेल्फ इंडिकेटर। द विजिबल एंड पॉइंट in this case is achieved after the last reductant, that is Fe2+ आयन और डाइक्रोमेट आयन is oxidized। तो जैसे ही जो है इसके लास्ट जो है बिट ये ऑक्सीडाइज होगी, उस वक्त फ़ौरन जो है आपको पिंक कलर जो है परमैंगनेट आयन का जो है ये फिर से आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि परमैंगनेट आयन जो है इन दोनों को ये जो है ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब तक कि ये सॉल्यूशन के अंदर जो है प्रेजेंट है, उस वक्त तक जो है कलर डिसअपियर होता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसका लास्ट बिट जो है आखिरी पार्ट तक के जो है अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो जब ये कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर जब आप एडिशनल पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब परमैंगनेट आयन जब आप रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो ऐड करते हो, तो वहाँ पर जो है आपको कलर मिलेगा एंड दैट इज़ द पिंक कलर। तो ये पिंक कलर का फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ द पिंक कलर ये इंडिकेट करता है कि आपकी रिएक्शन जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गई है। लिहाजा आप जो है यहाँ पर परमैंगनेट आयन का एडिशन जो है फर्दर इसको जो है स्टॉप कर दीजिए। तो क्या होगा कि जब ये Fe2+ आयन और डाइक्रोमेट आयन जो ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड द फर्स्ट लास्टिंग टिंज ऑफ पिंक कलर अपीयर्स एट
पर मैग्नेट कॉन्सेंट्रेशन एज लो एज 10⁻⁻⁶ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो लास्ट जो टिंज है ये जब यूज़ हो जाएगी तो उस वक्त पर मैग्नेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 10⁻⁶ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होगा। यानी इतने लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर आपको जो है पर मैग्नेट आयन के वजह से पिंक कलर मिलेगा और इसको हम जो है नाम देंगे एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। तो दिस ensures a minimal overshoot in color beyond the equivalence point। तो इक्विवेलेंस पॉइंट तक के आपको जो है ये मिनिमल ओवरशूट इन द कलर मिलेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट किसको कहते हैं? व्हाट डज इट मीन बाय इक्विवेलेंस पॉइंट? Equivalence point is the point where the reductant and the oxidant are in equal terms in their molar stoichiometry। ये सब के सब जो है इक्वल टर्म्स में होंगे। किसमें? मोलर स्टोइचियोमेट्री के फॉर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे जो आपके सामने है, ये रिडक्टेंट जो है ये सब के सब जो है एक जैसे जो है कॉन्सेंट्रेशन पर होंगे। इनके जो है मोलर स्टोइचियोमेट्री जो है सेम होगी। तो आप देख रहे हो ये रिडक्टेंट है और सॉरी ये ऑक्सीडेंट है और ये जो है रिडक्टेंट है। तो अगर पर मैग्नेट और Fe2+ आयन का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ये जो है इक्वल हो जाए, या पर मैग्नेट आयन और डाइक्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ध्यान रखिए कि इस रिएक्शन के अंदर अबाउट 10⁻⁶ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर आपको जो है इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है। और इसके आगे अगर आप पर मैग्नेट आयन ऐड करते हो तो फिर आपको जो है पिंक कलर मिलेगा और इस तरह से आप ये पता कर सकते हो कि रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड। तो इस तरह से इस इंडिकेटर का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चलता है कि ये 10⁻⁶ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर ये कलर शो करता है टाइट्रेशन के अंदर। ये पहली रिएक्शन हो गई। अब चलिए दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे कि एज देयर इज़ नॉट ऑटो कलर चेंज there are indicators which are oxidized immediately after the last bit of the reductant is consumed। बहुत सारी जगहों पर जो है ऑटो कलर चेंज नहीं होता है, मतलब आपको कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर उसमें जो है मिलाना होता है। तो देर आर इंडिकेटर्स विच आर ऑक्सीडाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट बिट ऑफ द रिडक्टेंट इज कंज्यूम्ड। जब आखिरी बिट, आखिरी जो है ड्रॉप भी अगर उस इंडिकेटर का उस रिडक्टेंट का जो है कंज्यूम हो जाता है तो उस वक्त जो है कलर चेंज जो है आपको मिलेगी। तो प्रोड्यूसिंग अ ड्रामेटिक कलर चेंज, तो इसके अंदर जो है आपको कलर चेंज मिलेगा फ़ौरन। जैसे ही लास्ट बिट ऑफ द रिडक्टेंट जो ख़त्म हुआ, मतलब वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ, फ़ौरन जो है आपको कलर चेंज मिलेगा। एग्जांपल हम लेते हैं, डाइक्रोमेट आयन जो है ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, बट ऑक्सीडाइज द इंडिकेटर सब्सटेंस डाइफेनिलामाइन। डाइक्रोमेट आयन जो है ये डाइफेनिलामाइन को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। हालांकि ये खुद सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, तो लेकिन उसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है डाइफेनिलामाइन जो है डाइक्रोमेट आयन से बहुत आसानी के साथ जो है ऑक्सीडाइज होता है। तो कब होगा? जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट टू प्रोड्यूस एन इंटेंस ब्लू कलर, दस सिग्नलिंग द एंड पॉइंट। तो एक चीज़ हमको ये समझ में आती है कि हमारे पास जो डाइक्रोमेट आयन है, ये जो इंडिकेटर है जिसको हम नाम दे रहे हैं डाइफेनिलामाइन, तो जैसे ही जो है लास्ट जो है डाइफेनिलामाइन का बिट जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, फ़ौरन जो है कलर चेंज होगा और आपको मिलेगा इंटेंस ब्लू कलर। तो इसके अंदर जो एंड पॉइंट क्या मिलेगा? दिस इज़ इंटेंस ब्लू कलर। हालांकि डाइक्रोमेट आयन ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं डाइफेनिलामाइन, इसके साथ जब ये रिएक्ट होता है या इसके प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट होता है तो फ़ौरन इसको ऑक्सीडाइज़ करेगा और डाइफेनिल ऑक्सीडाइज होने के बाद इंटेंस ब्लू कलर शो करेगा। और ये पॉइंट कब आएगा? आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट्स का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होना चाहिए। तो उस वक्त आपको यहाँ पर जो इंटेंस ब्लू कलर मिलेगा। ओके, चलिए थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे जिसमें कॉपर आयन को आयोडाइड आयन के साथ हम जो है रिएक्ट करते हैं। तो लेट अस सी 2Cu2 प्लस 4I- गिव्स राइज टू Cu2I2 प्लस I2। इसके अंदर जो है आयोडीन जो है लिबरेट हो रही है। इस टाइट्रेशन के अंदर जो है आयोडीन लिबरेट हो रही है। तो इसके अंदर क्या होगा कि दिस मेथड रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट
आयोडीन itself gives blue color with starch and has a very specific reaction with thiosulfate ion। तो यहाँ पर आप देखिए कि आयोडीन जो इसके अंदर जो रिलीज़ हो रही है स्टार्च के साथ जो है ये आयोडीन जो है ब्लू कलर जो है शो करता है। और यहाँ पर जो एक बात ध्यान रखना है कि इसके साथ में एक जो है बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन मिलती है थायोसल्फेट आयन के साथ में। तो यहाँ पर आप देखिए आयोडीन को जो आयोडाइड आयन्स हैं उसको आप H2O8 2 माइनस आयन के साथ, सॉरी H2O3 2 माइनस आयन के साथ, जिसको हम थायोसल्फेट आयन्स करें। सिंपली हम यहाँ पर जो है सोडियम थायोसल्फेट जो है ले सकते हैं इस आयोडीन के साथ में। तो यहाँ पर जो आयोडीन लिबरेट हो रही है तो आप जो यहाँ पर आयोडाइड आयन को जो है क्या करोगे, थायोसल्फेट आयन के साथ जो इसको रिएक्ट कीजिए तो आयोडाइड आयन बनेगा, इट गिव्स राइज टू I माइनस, सॉरी यहाँ पर जो है आपको आयोडीन लेना है, नॉट आयोडाइड। ये जो आयोडीन यहाँ लिबरेट हो रही है वो थायोसल्फेट आयन के साथ रिएक्ट होकर I माइनस बनाएगा और ये जो है थायोसल्फेट आयन जो है H4O6 बनाएगा, इट गिव्स राइज टू H4O6 2 माइनस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये आयोडीन जो है कन्वर्ट हो रहा है I माइनस के अंदर। तो आप देखिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स इट गेट रिड्यूस्ड, और थायोसल्फेट आयन यहाँ पर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आयोडीन दो इनसॉल्युबल इन वाटर रिमेन्स इन सॉल्यूशन कंटेनिंग Ki एज Ki3। तो यहाँ पर जो है पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में आप देखोगे कि ये Ki3 के फॉर्म में आपको मिलती है। तो ये जो है कंटेनिंग Ki एज Ki3, तो यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड Ki3 के फॉर्म में जो मिलेगी, ये वाटर के अंदर जो है इनसॉल्युबल होने के बावजूद भी सोल्यूशन के अंदर जो है रिमेन होगी इन द फॉर्म ऑफ Ki3। अब क्या होगा, ऑन एडिशन ऑफ स्टार्च आफ्टर द लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम द रिएक्शन। ये रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो कि आयोडीन जब लिबरेट हो रही थी, जब इसमें आप जो स्टार्च सोल्यूशन जब मिक्स करोगे तो क्या होगा कि Cu2 प्लस और I माइनस आयन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है और उसमें आयोडीन जो है लिबरेट हो रहा है। तो जब आप जैसे इसके अंदर जो स्टार्च ऐड करोगे तो एन इंटेंस ब्लू कलर अपीयर्स एज सुन एज द आयोडीन इज़ कंज्यूम बाय द थायोसल्फेट आयन। जैसे ही आप यहाँ पर जो है थायोसल्फेट आयन इसके अंदर जो है स्टार्च ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर जो है इंटेंस ब्लू कलर आपको मिलेगा। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर जो है आयोडीन के अंदर जो है थायोसल्फेट आयन मिलाओगे तो आयोडाइड आयन के अंदर जो है कन्वर्ट होगा और इक्विवेलेंस पॉइंट जब आएगा तो उस वक्त आपको जो है इंटेंस ब्लू कलर मिलेगा। दिस इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज़ ओवर और द रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड। तो यहाँ पर जो है आयोडीन का जो फॉर्मेशन होता है वो थायोसल्फेट आयन के साथ में आप जो है इसको कंफर्म कर सकते हो। और स्टार्च इंडिकेटर मिलाने के बाद जो है आपको ये पता चलेगा कि कलर चेंज होता है इंटेंस ब्लू कलर, तो वो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ध्यान रखिए। तो ऑन एडिशन ऑफ स्टार्च आफ्टर द लिबरेशन ऑफ आयोडीन, ये रिएक्शन के अंदर जो आयोडीन हो रहा है तो एन इंटेंस ब्लू कलर अपीयर्स एज सुन एज द आयोडीन इज़ कंज्यूम बाय द थायोसल्फेट आयन। तो वहाँ पर जो है आप बहुत आसानी के साथ, तो दस द एंड पॉइंट कैन ईजिली बी ट्रैक्ड। तो उस जगह पर जो है आप एंड पॉइंट को बहुत आसानी के साथ ट्रैक कर सकते हो। कहाँ पर, जहाँ पर आपको इंटेंस ब्लू कलर मिलेगा। तो इंटेंस ब्लू कलर मिलने पर जो है आप इसको कह सकते हो कि द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन हैज़ बीन रीच्ड, और यहाँ पर आप जो है इस रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हो। तो इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। तो 3 रिएक्शन हमने इसमें स्टडी किया। एक रिएक्शन में हमने पर मैग्नेट आयन को Fe2+ और Cr2O7 2 माइनस आयन के साथ में, यानी कि फेरस आयन और डाइक्रोमेट आयन के साथ रिएक्ट किया, तो वहाँ पर भी आपको जो है पर्टिकुलर जो है कलर चेंज मिलेगा, जिसमें पर मैग्नेट आयन का जो है पिंक कलर जो है आपको बताएगा कि रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड व्हेन द एंड पॉइंट इज़ रीच्ड। उसके बाद जो है दूसरे में जो है डाइक्रोमेट आयन को हमने क्या किया कि सेल्फ इंडिकेटर ना होते हुए भी यहाँ पर हमने डायफेनिल अमाइन यूज़ किया। तो डायफेनिल अमाइन के साथ में डाइक्रोमेट आयन क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करके आपको जो है यहाँ पर इंटेंस ब्लू कलर देगा। इसी तरह से यहाँ पर कॉपर आयन और आयोडाइड आयन के अंदर जो आयोडीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके अंदर हम स्टार्च इंडिकेटर मिलाएंगे जो कि इंटेंस ब्लू कलर देगा, और उस वक्त आप जो है बहुत आसानी से एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन को ट्रैक कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
द redox reactions as the basis of titrations। अब देखते हैं कि limitations of oxidation number, कुछ limitations आते हैं। तो the concept of redox process has been evolving with time। ये जो है टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है मॉडिफिकेशन होता जा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ redox रिएक्शन का। तो द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज़ कंटिन्यूइंग एंड इन फैक्ट द रिसेंट पास द ऑक्सीडेशन प्रोसेस is visualized as the decrease in electron density and reduction process is an increase in the density around the atom। तो यहाँ पर अब यह ध्यान रखिए कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चाहे जिस तरह से भी एक्सप्लेन किए, जैसे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशंस हमने स्टडी किया है। लेकिन यहाँ पर जो रिसेंट पास्ट में अब क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज़ द decrease in electron density as well as the reduction process is the increase in the electron density around the atom। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है बताई जा रही है, ऑक्सीडेशन मीन्स डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द एटम वाइल रिडक्शन इज़ द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द एटम। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हमारे समझ में आती है। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर का जो यूज़ और उसका इंपॉर्टेंस जो है थोड़ा सा जो है इसमें कम हो गया है। तो ये चीज़ हमको जो है समझ में आती है कि दिस इज़ द लिमिटेशंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर बहुत आसानी के साथ जो है इसको जो है समझ सकते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट द लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए होल एंड सोल ये ऑक्सीडेशन नंबर ही जो है सब कुछ नहीं है, बल्कि हम अब यहाँ पर जो है रिसेंट स्टडीज़ में ये होता है कि देयर इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन which means decrease in electron density around the atom। और इसी तरह से हम रिडक्शन को डिफाइन करेंगे, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द एटम। तो ये चीज़ जो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस के अंदर जो है किस तरह से हेल्पफुल होती है, और इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस को हम ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड प्रोसेस के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन जो है किस तरह से होती है, उसके लिए हम इसके पहले जो एक रिएक्शन स्टडी किए थे। तो देखिए Zn सॉलिड प्लस Cu2 plus aqueous that gives rise to Zn2 plus aqueous plus Cu solid। ये एक रिएक्शन हमने इसके पहले जो स्टडी किया है। तो द एक्सपेरिमेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इफ़ जिंक रॉड इज़ डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर आप जो है जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हो तो उस वक्त भी जो है यही वाला एक्सपेरिमेंट और यही रिएक्शन जो है इसके अंदर आपको मिलेगी। तो द रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पर भी जो है आपको रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी और उसके ज़रिए से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है इलेक्ट्रोड प्रोसेस को जो है समझ सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन जिंक इज़ ऑक्सीडाइज टू Zn2+। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर जो है इसमें रिड्यूस हो रहा है बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको जो है ऑक्सीडेशन मिलेगा जिंक के अंदर, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको जो है Cu2+ पर जो है रिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जिंक गेट ऑक्सीडाइज टू Zn2+ वाइल कॉपर 2+ इज़ रिड्यूस टू मेटालिक कॉपर। और इसमें आपको क्या मिलेगा कि इसकी वजह से क्या होगा कि ड्यू टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू Cu2+ आयन। तो जैसे ही आप जिंक रॉड जो है कॉपर सल्फेट के अंदर ऐड करते हो तो जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन जो है फ़ौरन ट्रांसफ़र होगा Cu2+ आयन के ऊपर, और वो जो है मेटालिक कॉपर के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट इज़ इवॉल्व। इस प्रोसेस में आपको जो है हीट इवॉल्व मिलेगी। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस एक्सपेरिमेंट इज़ मॉडिफाइड in such a manner that for the same redox reaction the transfer of electron in the reaction takes place indirectly। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिंक का जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली Cu2+ आयन पर जो है ट्रांसफ़र हो रहा है,
लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंट जो है मॉडिफाइड करेंगे जिसमें जिंक के इलेक्ट्रॉन को आप जो है डायरेक्टली कॉपर पर ट्रांसफ़र ना करते हुए इसको इनडायरेक्टली जो है कॉपर 2+ के ऊपर ट्रांसफ़र कीजिए। तो इसके अंदर क्या होगा कि उस वक्त भी आपको जो है रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इनडायरेक्टली। तो कॉपर रॉड डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन वन बीकर वाइल जिंक रॉड डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट सोल्यूशन इन अनदर बीकर। तो दो अलग अलग बीकर लेना है आपको और एक बीकर के अंदर आपको जो है कॉपर रॉड को जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करना है और दूसरे बीकर के अंदर जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जो है डिप करना है। तो द रिएक्शन टेक प्लेस in either of the beakers and at the interface of the metal and its salt solution in each beaker, both the reduced and oxidized forms of the same species are present। तो आप यहाँ पर देखोगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, लुक हियर, ये मैं ले रहा हूँ, दिस इज ZnSO4 सोल्यूशन, ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिंक रॉड जो है डिप करते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ, दिस इज़ Zn रॉड। और इसी तरह से दूसरा बीकर मैं लेता हूँ और इस बीकर के अंदर मैं ले रहा हूँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और इसके अंदर मैंने डिप किया कॉपर रॉड। तो जिंक रॉड डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर रॉड इज़ डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो यहाँ पर इंडिविजुअल रिएक्शन होगी, यहाँ पर जो है जिंक का जो ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर जो है कॉपर 2+ आयन का जो है रिडक्शन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों रिएक्शन जो है अपने अपनी जगह पर जो है कंप्लीट होगी और इसकी वजह से क्या होगा, These represents the species in the reduction and oxidation half reactions and it is called as a redox couple। इसको हम यहाँ पर जो है redox couple का नाम देंगे। तो redox couple is defined as having together the oxidized and reduced forms of a substance taking part in an oxidation or reduction half reactions। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म जो पार्ट ले रहे हैं वो एक ही जगह पर प्रेजेंट है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि जिंक जो है ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और जिंक सल्फेट के अंदर जो Zn2+ है ये इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे कॉपर जो है ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और कॉपर 2+ आयन जो है कॉपर सल्फेट के अंदर ये जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो ये दोनों एक ही जगह पर एक साथ प्रेजेंट है। तो इसको जो है जहाँ पर भी चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है या रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो हम इसको जो है नाम देंगे रेडॉक्स कपल। दिस इज़ कॉल्ड एज रेडॉक्स कपल। तो दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म फ्रॉम द रिड्यूस्ड फॉर्म बाय राइटिंग द वर्टिकल लाइन और अ स्लैश रिप्रेजेंटिंग एन इंटरफेस। तो आप यहाँ पर देखिए कि मेरे पास ये है जिंक 2+ आयन, इसको जो है मैं इसके रिड्यूस्ड फॉर्म से सेपरेट करना चाहूँ तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन या फिर एक सिंपली जो है स्लैश लाइन जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो इस तरह से मुझे यहाँ पर जो है एक रेडॉक्स कपल मिलेगा। तो ये जो हाफ रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ आयन के अंदर। इसी तरह से अगर कॉपर लिखना चाहूँ मैं तो कॉपर 2+, इसको जो है मैं एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट करूँगा उसके मेटालिक फॉर्म से कॉपर से। तो इसके अंदर जो एक बात ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज़ रिटन बिफोर द रिड्यूस्ड फॉर्म। तो देखिए Zn2+ जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसी तरह से ये Cu2+ जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और जिंक और कॉपर ये दोनों रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये जिंक, ये जो रेडॉक्स कपल हम लिखते हैं उसके अंदर ये बात का जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हर रेडॉक्स कपल के अंदर जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रिड्यूस्ड फॉर्म से पहले आपको लिखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर जो है 2 हाफ सेल्स जो है प्रिपेयर किया है जिसके अंदर हमने कॉपर रॉड को जो है जिंक रॉड को हमने जो है जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप किया है और कॉपर रॉड को हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जो है डिप किया है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सॉल्यूशंस को जो है एक यू ट्यूब से जो है हम कनेक्ट करेंगे। ये यू ट्यूब से हम इसको जो है कनेक्ट कर रहे हैं। इस यू ट्यूब के अंदर क्या होगा, सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने क्या किया है, सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन और अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड या फिर इसकी जगह पर आप अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन भी ले सकते हो।
इस यू ट्यूब के अंदर, ये ग्लास की जो है यू शेप्ड ट्यूब होती है, उसके अंदर सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन या फिर अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन हम इसमें जो है भरेंगे। एंड इट इज़ यूजुअली सॉलिफाइड बाय बॉइलिंग विद अगर अगर जेल। तो यहाँ पर जो हम इसको क्या करेंगे, अगर अगर जेल के साथ जो इसको बॉईल करेंगे तो ये जो है सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग के बाद जो ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हम ये दोनों सॉल्यूशंस को क्या कर रहे हैं, इस यू ट्यूब के साथ जो है कनेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो रॉड्स हैं, इन दोनों रॉड्स को जो हम एक्सटर्नल वायर के ज़रिए से जो है एक्सटर्नल सर्किट से हम इसको जो है कनेक्ट करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशंस विदाउट अलाउइंग देम टू मिक्स विद ईच अदर। ये जो यू ट्यूब की जो शेप है, हम इसको नाम देते हैं सॉल्ट ब्रिज। दिस इज़ कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। ये जो यू ट्यूब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन सॉलिडिफाइड बाय अगर अगर जेल, इसके साथ जो हम बॉईल करके सॉलिडिफाई करते हैं और कूलिंग होने पर ये जो जेली लाइक सब्सटेंस जो फॉर्म करता है, तो इस यू ट्यूब को हम जो नाम देते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में जो है कांटेक्ट का काम करता है। तो दोनों सॉल्यूशन मिक्स हुए बिना इन दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होता है। उसके बाद जो है इन दोनों रॉड्स को हम जो है एक्सटर्नल वायर के साथ जो है कनेक्ट करते हैं, जिसके अंदर जो है एक एम मीटर लगा होता है और एक जो है यहाँ पर जो है स्विच की लगी होती है। तो मैं इसको जो है फिर से थोड़ा सा अच्छा जो है डायग्राम बनाता हूँ आपको शो करने के लिए कि किस तरह से हम इसको जो है स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी, ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने लिया जिंक सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन और इसके अंदर हमने जिंक रॉड जो है डिप की है। इसको मैं लिखता हूँ दिस इज़ Zn रॉड। और इसी के साथ जो है दूसरे बीकर के अंदर सेपरेटली मैं एक सॉल्यूशन लेता हूँ और ये सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन और इसके अंदर हम कॉपर रॉड डिप करेंगे। दिस इज़ अ कॉपर रॉड और सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए से हम ये दोनों सॉल्यूशंस को जो है कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ सॉल्ट ब्रिज। और फिर दोनों रॉड्स को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल सर्किट से इस तरह से। एक्सटर्नल सर्किट से वायर के ज़रिए से हम इसको जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम एम मीटर भी लगाएंगे और साथ ही साथ जो है स्विच की हम यहाँ पर जो लगाएंगे। दिस इज़ आ स्विच की। तो एक्सटर्नल सर्किट से हम इसको जब कनेक्ट करेंगे तो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो है बाकायदा जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा, इसको हम नाम देंगे एनोड एंड दिस इज़ अ कैथोड। तो जिंक को हम यहाँ पर जो है एनोड बनाएंगे और कॉपर को हम यहाँ पर जो है कैथोड बनाएंगे। तो कैथोड और एनोड जैसी कनेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफ़र होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो आपको मिलेगा लेफ़्ट टू राइट, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। Current will flow from copper to zinc and electron will transfer from zinc to copper। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम करेंगे। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि मेटालिक वायर के ज़रिए से हम यहाँ पर जो है एम मीटर के साथ में इन दोनों रॉड्स को जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये जो सेटअप आपको दिखता है, दिस सेटअप इज़ कॉल्ड एज डैनियल सेल। इस सेटअप का नाम है डैनियल सेल, जिसमें हम जो है जिंक को जो है एनोड पर रख रहे हैं और कॉपर को हम जो है कैथोड पर रख रहे हैं। तो इसको जो है नाम दिया है डैनियल सेल। तो व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑफ पोजिशन, नो रिएक्शन टेक प्लेस इन आइदर ऑफ द बीकर्स एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू द मेटालिक वायर। तो यहाँ पर जो है इसको जब ऑफ पोजिशन पर रखोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा और कोई करंट का जो है फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको जो है ऑन पोजिशन पर रखोगे, एज सुन एज द स्विच
इज़ इन द ऑन पोजिशन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर जो आपको मिलेंगे जिसमें द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम जिंक टू कॉपर बट थ्रू द मेटालिक वायर कनेक्टिंग द टू रॉड्स। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ये इस वायर के ज़रिए से होगा, डायरेक्ट जो है यहाँ से जिंक से कॉपर में नहीं जाएगा बल्कि इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक वायर के ज़रिए से जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा। ये एक आएगा तो यहाँ पर जो है ये दोनों रॉड जो है आपस में जिस वायर के ज़रिए से कनेक्ट है इलेक्ट्रॉन उससे जो है फ्लो करेगा। इसी तरह से द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोल्यूशन इन वन बीकर टू द सोल्यूशन इन द अदर बीकर फ्लोज बाय द माइग्रेशन ऑफ आयंस थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पर जो Cu2+ आयंस का जो है माइग्रेशन होगा और वो यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगी वो जो है यहाँ पर आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट का फ्लो मिलेगा थ्रू द आयंस। तो ये आयन जो है सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए से जो है माइग्रेट होंगे। तो Cu2+ आयन ये जो है Zn जिंक सल्फेट के अंदर जो है इस सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए से माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए बाय द माइग्रेशन ऑफ द आयंस थ्रू द सॉल्ट ब्रिज ये जो है क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट का जो है फ्लो मिलेगा और ये करंट का फ्लो जो होगा वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होगा बाय द माइग्रेटिंग ऑफ द आयंस। तो द फ्लो ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ करंट is possible only if there is the potential difference between copper and zinc rods। तो कॉपर और जिंक रॉड्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंट होगा उसी वक्त जो है करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पाया गया तो करंट फ्लो होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसको जो है नाम देंगे, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये बात जो ध्यान रखनी कि दोनों जो है डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों सेम लोगे तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो है इस हाफ सेल को जो है इलेक्ट्रोड का नाम दे रहे हैं, इस दूसरे हाफ सेल को हम जो है इलेक्ट्रोड का नाम दे रहे हैं। तो द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिंक डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा आप उसको जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कहिए। इसके अंदर जो भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आप उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर कहिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर ये दोनों जो है डिफरेंट होना चाहिए, तभी आपको जो यहाँ पर जो है स्मूथली जो है करंट का फ्लो मिलेगा। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम यहाँ पर जो है इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये बात जो ध्यान रखिए, इफ़ the concentration of each species taking part in the electrode reaction is unity if any gas involved then at 1 atmospheric pressure। तो यहाँ पर जो अगर कोई गैस होती है तो आप उसको जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो कंसीडर कीजिए और कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप यूनिटी कंसीडर करते हो, फॉर एग्जांपल आप इसको 1 मोलर कंसीडर करते हो, इसको 1 मोलर कंसीडर करते हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसमें क्रिएट होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप नाम दोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब आप यहाँ पर जो दोनों सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी कंसीडर करते हो, से फॉर एग्जांपल आप 1 मोलर कंसीडर करते हो और अगर इसमें कोई गैस इन्वॉल्व है तो आप उसको जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो कंसीडर कीजिए। तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का उसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस वक्त तो कंसीडर होगा जब रिएक्शन को आप जो है 298 केल्विन पर जो है कंसीडर कर रहे हो। द रिएक्शन इज़ कैरिड आउट एट अबाउट 298 केल्विन। तो इस तरह से हम जो है हर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हम इसको जो है इंडिकेट करेंगे E0 से। दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ रिप्रेजेंटेड एज E0। तो आप देखिए बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसिडर्ड एज 0.0 वोल्ट। तो यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन को जो है एक रेफरेंस कंसिडर करेंगे और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम E0 कहेंगे, हाइड्रोजन इस तरह से, तो ये होगा 0.00 वोल्ट।
इसको हम जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि 0 से ज़्यादा और 0 से कम कौन से इलेक्ट्रोड की जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल रखता है या रिड्यूसिंग पोटेंशियल रखता है। वो हम बहुत आसानी के साथ जो डिसाइड कर सकते हैं। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ फॉर ईच इलेक्ट्रोड प्रोसेस इज़ अ मेजर ऑफ द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द एक्टिव स्पेसीज इन द ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म। जो मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू जो है 0.00 वोल्ट से कम या ज़्यादा जो भी होगी, तो ये वैल्यू आपको जो है क्या बताएगी, इट इज़ द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द एक्टिव स्पेसीज इन द प्रोसेस टू रिमेन इन द ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स द रेडॉक्स कपल इज़ अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखिए, निगेटिव E0 वैल्यू ये क्या बताएगा कि आपके पास जो रेडॉक्स कपल है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अभी एक चार्ट हम देखेंगे EMF सीरीज़ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, उस पर से आपको वो चीज़ बहुत आसानी के साथ जो समझ में आ जाएगी। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़, निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है आपको बताएगा कि आपका जो रेडॉक्स कपल है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसी तरह से पॉजिटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये आपको बताएगा कि ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आप यहाँ पर जो है पॉजिटिव और निगेटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन गेट अ लॉट ऑफ अदर यूज़फुल इंफॉर्मेशंस फ्रॉम देम। तो इनके ज़रिए से और भी बहुत सारी जो यूज़फुल इंफॉर्मेशंस हमको मिलेगी। तो आप देखिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कौन कौन से इलेक्ट्रोड के लिए क्या दी गई है और किसको हम पॉजिटिव निगेटिव जो कंसिडर करेंगे। अभी हम एक चार्ट देखेंगे, उस चार्ट के ज़रिए से आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए जो चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर आप देखिए E0 पर वोल्ट लिखा हुआ है। दिस इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट्स। और ये बहुत सारे जो रेडॉक्स कपल्स लिखे हुए हैं, फ्लोरीन से स्टार्ट हुआ है और लिथियम पर जो ये ऐड हुआ है। और आप देख रहे हो यहाँ पर देखो ये बोल्ड लेटर्स में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कपल लिखा हुआ है। ये रेडॉक्स कपल है हाइड्रोजन का, जिसमें H+ और H2 गैसियस फॉर्म में लिया गया है। और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0 वोल्ट दिया हुआ है। अब 0 वोल्ट के नीचे जितने भी आपको दिख रहे हैं रेडॉक्स कपल, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है ये आपको जो है निगेटिव मिलती है। और इस 0 के ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है, ये सब के सब जो है पॉजिटिव दी हुई है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ जो है ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा है। जो टॉप टू बॉटम जो है क्या हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव वैल्यूज़ आपको नज़र आती है, तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये चार्ट जो है आपकी बुक पे भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको जो है बहुत अच्छी से स्टडी कर सकते हो। उसी चार्ट का जो है ये ज़ेरॉक्स कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए फ्लोरीन यहाँ पर जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आप देख रहे हो कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सबसे हाईएस्ट है, दैट इज़ +2.87। और ये जो है यहाँ पर आपको दिखेगा ये सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से लिथियम आप यहाँ पर देखिए कि इसका जो है यहाँ पर रेडॉक्स पोटेंशियल, सॉरी नॉट रेडॉक्स पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका जो है -3.05 दिया हुआ है। तो ये आप देखोगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप यहाँ से जो है इस चार्ट से जो है बहुत सारी जो है प्रॉपर्टी को देख सकते हो कि कौन से रेडॉक्स कपल को जो है आप आपस में जोड़कर एक बैटरी या सेल जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हम यहाँ पर स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे, जिसको 0 वोल्ट कहा गया है। और पॉजिटिव वैल्यूज़ पर जो है आप देखोगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और निगेटिव वैल्यूज़ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। सॉरी 0 से नीचे जो माइनस में आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। और 0 से ऊपर जो है प्लस में आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो फ्लोरीन जो है सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और Li+ जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से भी हम
ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर ऑफ द रिडॉक्स कपल को जो है इस चार्ट के ज़रिए से बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये भी पता कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सेल प्रिपेयर करना है, जैसे कि हमने डैनियल सेल प्रिपेयर किया तो उसमें हमने जिंक और कॉपर को जो है मिक्स किया, तो आप देखिए Zn2+ यहाँ पर हमने जो लिया है जिंक को जो कंसिडर किया है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देखिए -0.83 है। और कॉपर जो हमने लिया था, कॉपर आप यहाँ पर देख सकते हो दैट इज़ हियर, तो यहाँ पर ये कॉपर का देखिए आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 है। तो आप देखोगे कि कॉपर को हमने यहाँ पर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो कंसिडर किया है और जिंक को हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो यूज़ किया है। तो जिंक का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक इज़ कन्वर्टेड इनटू Zn2+ बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर 2+ इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटालिक कॉपर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप जो है ये भी बात पता कर सकते हो कि अगर आपको कोई सेल प्रिपेयर करना है तो उस सेल के प्रिपरेशन में एनोड पर आप किसको रखोगे और कैथोड पर किसको रखोगे। तो ये जो वैल्यूज़ आपको दिख रही है E0 वैल्यूज़, जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ कहेंगे, इस पर से आप बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको इनमें से कोई सा भी 2 रिडॉक्स कपल लेना है तो उन दोनों को ज्वाइन करके आपको अगर सेल बनाना है तो किसे एनोड पर रखना है और किसे कैथोड पर रखना है, ये चार्ट आपको बहुत ईजीली बताएगा। तो जिस रिडॉक्स कपल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसको आप हमेशा जो है कहाँ रख सकते हो, उसको आप एनोड पर रखोगे। और जिस रिडॉक्स कपल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव में जाता है या ज़्यादा है, उसको आप जो है कैथोड पर रख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये आपको दिखता है 0.34 और जिंक का इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिलता है -0.83। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है इसलिए हमने इसको ऑक्सीडेशन पर रखा और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है इसलिए हमने इसको रिडक्शन पर मतलब कैथोड पर रखा। तो एनोड और कैथोड पर जो है रखने के लिए आप इस चार्ट की मदद से जो है बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि जो भी रिडॉक्स कपल आप ले, चाहे वो दोनों पॉजिटिव में हो या दोनों निगेटिव में हो, तो जो ज़्यादा वैल्यू जिसकी होगी वो हमेशा जाएगा कैथोड पर और जो कम वैल्यू वाला जो होगा वो हमेशा जाएगा एनोड पर, फिर भले दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ इसको डिसाइड कर सकते हो। अब अगर आप हाइड्रोजन को जो है वन ऑफ द इलेक्ट्रोड कपल लेते हो, आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड कपल आप यहाँ पर जो रिडॉक्स कपल के तौर पर अगर आप हाइड्रोजन को यूज़ करते हो तो फिर आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन के साथ में जो ज्वाइनिंग रिडॉक्स कपल है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड उसका क्या हो सकता है। अगर वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो आप उसको जो है हाइड्रोजन को जो है एनोड पर रखोगे और अगर वो हाइड्रोजन से कम है तो आप हाइड्रोजन को फिर जो है कैथोड पर रखोगे। तो इस तरह से भी जो यहाँ पर आप जो है डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0 वोल्ट दिया हुआ है। इसके साथ में जो रिडॉक्स कपल जॉइंट होगा उसकी E0 वैल्यू देखकर आप जो है हाइड्रोजन को डिसाइड कर सकते हो कि इट कैन बी अटैच्ड आइदर एट एनोड और एट कैथोड। तो ये दोनों तरफ जो है अटैच हो सकता है और वो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन के साथ में आपने इधर में से दोनों ऊपर या नीचे से पॉजिटिव या निगेटिव साइड से आपने जो है कौन से टाइप का जो है रिडॉक्स कपल लिया है, उस पर से आप जो है हाइड्रोजन को डिसाइड करोगे कि उसको एनोड पर कनेक्ट करना है या कैथोड पर। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड रिडॉक्स कपल अगर पॉजिटिव वैल्यू में है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो आप उसको जो है हमेशा कहाँ रखोगे, उसको हाइड्रोजन को आपको एनोड पर अटैच करना है। और अगर दूसरा रिडॉक्स कपल जो है अगर हाइड्रोजन से कम वाली वैल्यू है तो आप हाइड्रोजन को फिर जो है कहाँ रखोगे, इस हाइड्रोजन को आप जो है कैथोड पर रखोगे। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर हाइड्रोजन को एनोड और कैथोड इजीली डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है।